अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंटिन्यू रखेंगे हार्डवेयर प्रोटेक्शन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 4 तरह की प्रोटेक्शन थी। डुअल मोड ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड सीपीयू प्रोटेक्शन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डुअल मोड ऑपरेशन। पिछली वीडियो में हमने डुअल मोड ऑपरेशन में मोड के बारे में पढ़ा था। 2 तरह के मोड्स होते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। कर्नल मोड को हम सिस्टम मोड भी कहते हैं। अगर आपने डिटेल चेक करनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड सीपीयू प्रोटेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन ये एक मैकेनिज़्म होता है जिससे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें यूज़र डायरेक्टली इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, उन्हें इस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यूज़र प्रोग्राम मॉनिटर मोड में कंप्यूटर को कंट्रोल ना कर सके। दोबारा रिपीट करती हूँ, हमें किस बात का ध्यान रखना होगा? यूज़र प्रोग्राम मॉनिटर मोड में कंप्यूटर को कंट्रोल ना कर सके। अगर ऐसा है तो इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन हमारी नहीं हो रही। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मॉनिटर मोड में 2 बिट होती हैं, यूज़र मोड और मॉनिटर मोड। यूज़र मोड 0 बिट बताता है और 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है? कर्नल मोड को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सीपीयू के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे रखते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को डील करते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ नोट करने का है। उन इंस्ट्रक्शन को हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जब भी एक प्रोसेस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को रन करना चाहता है, दैट मस्ट रन इन प्रिविलेज मोड। यहाँ लिखा हुआ है, अ यूज़र प्रोसेस कुड रिक्वेस्ट अ प्रिविलेज ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम कॉल। यानी कि यूज़र प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है प्रिविलेज ऑपरेशन की। कैसे? सिस्टम कॉल के ज़रिए, सच एज रीड सिस्टम कॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 भी स्टार्ट हो रहा है। मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी में वो जगह जहाँ एक प्रोसेस को एक्सेस करना हो, हम अलाउ करते हैं तो उस प्रोसेस को प्रोसेस एड्रेस कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मेमोरी में वो जगह जहाँ एक प्रोसेस को एक्सेस करना हमने तो हम अलाउ करते हैं उस प्रोसेस को एड्रेस स्पेस कहते हैं। To ensure the correct operation of the computer system, we need to ensure that the process can access a memory outside its address space। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रोसेस एड्रेस स्पेस से ज़्यादा की मेमोरी एक्सेस ना कर सके। सीपीयू में 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। मेमोरी प्रोटेक्शन को समझने के लिए ये 2 रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेस रजिस्टर यानी कि इट होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस फॉर अ प्रोसेस। यानी कि ये क्या होल्ड करता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल मेमोरी एड्रेस। और लिमिट रजिस्टर क्या है? इट कंटेन द साइज ऑफ द प्रोसेस। यानी कि टोटल प्रोसेस का साइज़ कितना है, जो जितने साइज़ का प्रोसेस होगा, चाहे वो जिस तरह यहाँ डायग्राम से बताया है, एक प्रोसेस है जिसका साइज़ क्या है 120,900। तो ये क्या होगा? लिमिट रजिस्टर। और बेस रजिस्टर क्या होगा? उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस डायग्राम से समझते हैं हार्डवेयर प्रोटेक्शन विथ बेस एंड लिमिट रजिस्टर। सीपीयू ने जो भी एड्रेस जनरेट किया है हम वो चेक करेंगे क्या वो बेस रजिस्टर से ग्रेटर है कि नहीं। अगर तो वो ग्रेटर या इक्वल टू है तो वो हम आगे पास कर देंगे उसे। लेकिन अगर नहीं है तो वो एक ट्रैप या इंटरप्ट जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है बेस रजिस्टर के, तो आगे हम उसको लिमिट भी ऐड कर देंगे। लिमिट रजिस्टर हमने क्या कहा था? कंटेन द साइज ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस का साइज़। अगर तो हम बेस प्लस लिमिट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो लेस देन और इक्वल टू है। आगे जाएगा बेस प्लस लिमिट। लिमिट क्या है? हमने पढ़ा था, इट कंटेन द साइज ऑफ द एड्रेस। हम दोनों को मिला लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या बेस प्लस लिमिट जो है वो हमारी मेमोरी स्पेस के से लेस है कि नहीं। अगर तो वो लेस है तो आगे
हम उसी जगह एलोकेट कर देंगे। अगर तो है वो मेमोरी एलोकेशन हो सकती है, और अगर नहीं है तो वापस दोबारा से वहाँ ट्रैप और इंटरप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर देगा। ये देखें यहाँ एग्जांपल है। सपोज़ यहाँ चेक कर लेते हैं, हमने इन दोनों को, हमारी बेस रजिस्टर और हम लिमिट रजिस्टर को ऐड कर लें और हमारा रिज़ल्ट आ रहा हो यहाँ पे 42094333। ठीक है, यानी कि यहाँ देखें बेस रजिस्टर क्या है 300000040 और लिमिट रजिस्टर क्या है 120900। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा आंसर जो है वो इसके अंदर ही आना चाहिए। यानी कि अगर इससे ज़्यादा हुआ, यानी कि अगर हम सपोज़ करें 420946 आ गया तो वो ज़्यादा हो गया, यानी कि मेमोरी ज़्यादा एक्सेस कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ मेमोरी प्रोटेक्शन अच्छे से हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक है CPU प्रोटेक्शन। CPU को प्रोटेक्ट करने की कब ज़रूरत होती है? तब जब कोई इल्लीगल एग्जीक्यूशन हो रही हो और वो इनफाइनाइट लूप टाइम में चली जाए, तब CPU प्रोटेक्शन लाजमी करनी होती है। यानी कि जो भी लीगल है आप वही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए टाइमर यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइमर। टाइमर क्या करता है? टाइमर भी दो तरह के होते हैं। टाइमर क्या करता है? हर थोड़ी देर बाद या हर टाइम पीरियड के बाद हमें इंश्योर करवाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। टाइमर दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल टाइमर, वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। अ फिक्स रेट क्लॉक एंड अ काउंटर आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ वेरिएबल टाइम। यानी कि फिक्स रेट क्लॉक और काउंटर किस लिए यूज़ होते हैं? वेरिएबल टाइमर के लिए। यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड के ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि द टाइमर कुड बी सेट टू इंटरप्ट, यानी कि इंटरप्ट कब जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइमर? एवरी n मिलीसेकंड, एवरी n मिलीसेकंड, यानी हर n मिलीसेकंड्स के बाद हमें इंटरप्शन जनरेट कर देगा टाइमर। व्हेन n इज़ द टाइम स्लाइस, n हम इसको जनरेट करेंगे टाइम स्लाइसेस को, यानी कि ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि CPU स्केड्यूलिंग कैसे होती है। बहुत सारे CPU स्केड्यूलिंग आ सकते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आ जाता है, FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आता है उसको पहले जगह मिलती है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, इसमें हम देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये आगे हम समझेंगे। ये सब CPU स्केड्यूलिंग है। राउंड रॉबिन आ जाता है, टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, मल्टी लेवल। ये सब पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू रखें।